हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया है, सक्सेस इज़ नो एक्सीडेंट, इट इज़ अ हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, sacrifice and most of all love of what you are doing for learning to do। तो आप समझ सकते हैं कि सक्सेस में आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, परसिवरेंस बनाए रखते हैं, अपनी दृढ़ता बनाए रखते हैं, अपनी एक जो फोकस है उसे मेंटेन करके रखते हैं, जो लर्निंग है उसके लिए आप कितना ज़्यादा एक अपना एफर्ट डाल रहे हैं, स्टडी कितनी मेहनत से, कितनी अच्छे से, कितने कायदे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कितनी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब जैसे आप पढ़ाई के लिए क्या सोशल मीडिया छोड़ पा रहे हैं, क्या पढ़ाई के लिए आप दूसरों से जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट है उसे कम कर पा रहे हैं, क्या आप पढ़ाई के लिए अपनी रिलेशनशिप दांव पे लगाने की क्षमता रखते हैं। ये सारी चीज़ें, और इन सब से ऊपर ये कि आपको जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप लाइफ में जो गोल आपने सेट किया है उसे अचीव करने के लिए उससे कितना प्यार करते हैं, उस अपने गोल से आप कितना प्यार करते हैं, और जो आप लर्न करना चाह रहे हैं, मतलब व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उसे एंजॉय कितना कर पा रहे हैं, आप अपनी जो स्टडी है, अपनी जो लर्निंग है उसे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था आज का टोटल मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस केसेस की। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 1,78,55,648 टोटल केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,12,29,180 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, और इसमें से आप देखेंगे तो 6,84,811 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर टोटल जो टॉप कंट्रीज़ की बारे में अगर हम देखें तो यूएस टॉप पे बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पाँचवें पे साउथ अफ्रीका। जो यूएसए है इस समय आप देखेंगे टोटल यहाँ पे लगभग 47,26,113 केसेस निकल के आ चुके हैं। उसके बाद ब्राज़ील है, फिर इंडिया। तो ये सब टॉप कंट्रीज़ हैं, 10 लाख के ऊपर केसेस हैं इन तीनों देशों के अंदर। और इंडिया के लिए ख़तरनाक चीज़ ये कि अब पर डे लगभग 55 to 60,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति ख़राब होती जा रही है। आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर कोरोना वायरस लगभग 17,35,745 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से अच्छी चीज़ ये है कि लगभग 11,30,376 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए। और इसमें से जो 37,015 लोग कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये था आज का टोटल कोरोना अपडेट। चलता हूँ पहले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया एज अ मिडिल पावर। इंडिया मेंस GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, इसलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, यहाँ पे देखिए, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब यूएस का एक फ्रंट था और एक फ्रंट था रशिया का, जिसे USSR बोला जाता था। तो इंडिया ने एक जो कोल्ड वॉर एरा चल रहा था उस समय पे इंडिया ने एक मिडिल पाथ लिया। ना तो इंडिया ने यूएस का साथ दिया, ना ही इंडिया ने USSR का साथ दिया। इंडिया ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह बिल्कुल आगे बढ़ा। इसमें एक नैम, जिसे आप बोलते हैं नैम समिट, वहाँ पे कोई भी किसी का साथ न देते हुए आगे बढ़ते हुए, और अपने जो साथ दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, उनको भी अपने साथ लेके आए, और इस पूरे वॉर में न जाते हुए अपना एक स्ट्रॉन्ग पक्ष रखा कि नहीं, हमें ये काम करना है, हमारे अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, हमें अपने देश को डेवलप करना है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। नए नए हम आज़ाद हुए, हम किसी तरीके के मतभेद में नहीं पड़ना चाहते। तो ये सारी चीज़ें थी। उसी तरीके आप यहाँ पे देखेंगे, बात की जा रही है अगर करंट इस समय सिनेरियो की हम देखें तो इंडिया के पास ज़्यादा एक मनूवरेबिलिटी है, मतलब कि ज़्यादा एक पावर है कि वो एज अ मिडिल पावर यूज़ हो सके, अपने आप को एक ग्लोबल सिनेरियो में अपने आप को एक
कभी आप देखेंगे कि यूएस को इंडिया सपोर्ट करता है, कभी आप देखेंगे इंडिया यूएसएसआर के साथ अच्छे डिफेंस रिलेशंस मेंटेन करता है। तो इंडिया के पास इस समय ये एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हो चुकी है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी अब मैच्योर स्टेज पे पहुंच रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा असेट आ जाता है ये। अगर आप देखेंगे यूएस इतना ज़्यादा असर्टिव नहीं है, मतलब अब यूएस एक जैसे पहले हुआ करता था, यूएस ने एक बार बोल दिया कि हम इस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस अब नहीं मेंटेन करेंगे। जैसे अभी आपकी देखें ईरान के साथ अगर उसने बोल दिया कि हम अपना रिलेशन नहीं मेंटेन करेंगे, तो वो उसमें और नो इफ नो बट सिर्फ वो अपना डिसीजन पे स्टिक करता था। लेकिन आज का जो यूएस है, आज का जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है, वो ऐसा नहीं है। कभी फ्लिप फ्लॉप कंडीशन में रहता है, कभी ईरान का सपोर्ट करता है, कभी उसी के काउंटर में अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो यूएस की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अब एक कियोस बना रहता है कि यूएस किसके साथ जाएगा, किसके साथ क्या कुछ कर देगा, कोई भरोसा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ सुबह उठते हैं, ट्वीट करते हैं 4-5, और पूरा उनका जो ऑफिस है वो उसी के हिसाब से चलता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो यूएस के लिए एक अपना जो लेवल है अपना सोचने का, और उनके साथ डिप्लोमेटिक लेवल्स हैं, वो काफ़ी आप देखेंगे एक मतलब उनका एक स्टेबल रिलेशन नहीं बन पा रहा है। यही रीज़न है कि सब ऑटोनॉमस अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो इंडिया का जो अलायंस सिस्टम रहा है वो कभी भी यूएस का पार्ट पहले नहीं रहा है। इंडिया ने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर आप देखेंगे कोई किसी का सपोर्ट नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगा, मतलब आगे से रोल प्ले करेगा, आगे से बात करेगा टेररिज्म पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब जो हमारा इंडियन ओशन है वहाँ की सिक्योरिटी के लिए बात करेगा। कनेक्टिविटी कैसे करी जा सकती है अच्छी से अच्छी, इंडियन ओशन में कैसे अच्छे से कनेक्टिविटी मेंटेन करी जा सकती है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेके मलक्का स्ट्रेट के पार जाने की बात क्यों ना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट चेंज में क्या कुछ इंडिया कर सकता है, कैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कैसे क्लाइमेट चेंज के ग्रीन कवर को बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज इश्यूज से रिलेटेड। वेस्टर्न घाट में आपने देखा होगा जो कस्तूरी रंगम कमेटी और कई सारे जो रिपोर्ट्स आई, इन सारी रिपोर्ट्स में कैसे काम करता है गोवा में, और आप देखेंगे जो दूसरे स्टेट्स हैं कुछ उसी से लगे हुए वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे कैसे फ्रजाइल जो हमारा इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करके चलना है। इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया कैन नॉट बी फुली ऑटोनॉमस। इंडिया पूरी तरीके ऑटोनॉमस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर जब तक वो अपने आप पे काम नहीं करेगी, जब तक वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बनेगी, जब तक वो अपना इकोनॉमिक पावर जो है वो खुद से उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखेगी, जब तक वो जो उसकी डिपेंडेंसी है एफडीआई के लिए, मिलिट्री जो सप्लाईज हैं दूसरे पावर्स, जैसे कि आप देखेंगे यूएस से अभी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स आए, उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर जिसे बोलते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ये सारे, उसके बाद यूएसएसआर से हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, उसके बाद रफाइल जेट्स अभी खरीद के लाए फ्रांस से। तो ये सारे जो डिपेंडेंसी है हमारे जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए, उस डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे इन कोल्ड वॉर एरा इंडिया ने फोकस किया था अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे, जो कि डैमेज कर सकते थे उसके रिलेशंस यूएस और दूसरे पावर्स के साथ जैसे यूएसएसआर, जिसकी वजह से इंडिया फिर से चांसेस थे कि वो पीछे चला जाता, क्योंकि नया नया आज़ाद हुआ था, और नए नए आज़ादी होने के बाद अगर फिर किसी से आप उस समय दुश्मनी मोल ले लेते और फिर किसी तरीके दूसरे इशू में पड़ जाते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता था। इसलिए इंडिया अब देखेंगे आप तो अब यूएस के ज़्यादा नज़दीक आ चुका है जब से कोल्ड वॉर ये ख़त्म हुआ है, और जब से हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब से हमारे यूएस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, वो इंडिया आए थे अपना कैंपेन करने, जो प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं। उसी तरीके आप देखेंगे इंडिया के भी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं यूएस के साथ काफ़ी अच्छा है, हमारा ट्रेड हमेशा अमेरिका से सरप्लस में रहता है, ये सारी अच्छी चीज़ें। लेकिन अब इंडिया को चाहिए कि अब एक
इंक्लूजन मतलब एक समग्र विकास के लिए बढ़ना चाहिए कि मतलब हम अब जो यूरोपियन इंडियन ओशन है वहाँ पे भी फ्रांस के साथ अच्छे से अलाई करें। फ्रांस से हमारा जो डिफेंस लेवल है वो तो अच्छा है ही, साथ ही साथ हम उससे जो टेरिटोरियल रिलेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और फ्रांस को अगर हम कोऑर्डिनेटर अपने डायलॉग है जिसे क्वाड ग्रुप बोलते हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान है, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम फ्रांस को इंक्लूड करेंगे तो हम कहीं ना कहीं चाइना को अच्छे से और ज़्यादा टैकल करते हुए नज़र आएंगे। रीयूनियन आइलैंड्स के बारे में आपने सुना होगा, जो जिसका कि इंडियन ओशन में आप देखेंगे कि पूरा एक आइलैंड है जहाँ पे फ्रांस अपने एयर बेस बना के रखता है। उसी के बाद आप देखेंगे कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है इंडिया की, वो अब ज़्यादातर डिपेंड करती है वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका और रशिया। तो ये कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है ऑटो, उसे कहीं ना कहीं कम करना होगा और अपने आप से अपने जो साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करते हुए चलना होगा। और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए इन सारे देशों को अपने साथ लाना होगा, जिससे कि एक बड़ा ग्रुप तैयार किया जा सके दूसरे कंट्रीज़ के खिलाफ में। इंडिया को चाहिए कि वो मेंटेन करे एक रोबस्ट डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ में और अच्छे से डिफेंस लेवल को ले जाए ऊपर, जिससे कि हमारा जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उसको कहीं ना कहीं हम और अच्छे से डेवलप कर सकें। थोड़ा सा रशिया से हेल्प लें, लेकिन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें अपने देश में ही करें। यही सब बातें बोली जा रही है। इंडिया इज़ मच बिहाइंड इन इट्स ब्रिक पार्टनर्स। ब्रिक जो देश हैं जिसे आप बोलते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया इस वजह से लैग बिहाइंड करता है। आप देखेंगे इंडिया की जो स्ट्रेंथ है इज़ इट्स वेरी प्रेजेंस एंड द मार्केट। इंडिया एक बहुत ही ह्यूज मार्केट देता है पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को। आप देखेंगे जिससे कि आप अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश से एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इस इंडिया की मार्केट को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की सोचते हैं। तो इंडिया को चाहिए कि इस मार्केट को देने के बदले में इंडिया को भी कुछ फ़ायदा दूसरे देशों से लेना चाहिए। अगर इंडिया को ट्रू मिडिल पावर बनना है, मतलब एग्जैक्ट किसी का साथ न देते हुए आगे बढ़ना है, तो इंडिया को सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत इसीलिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई है, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होने की बात की जा रही है, जो डिफेंस डिपेंडेंसी है उसे कम करने की बात की जा रही है, आर्म इंपोर्ट्स वो कम करा जाए और जो हमारे अपने जो रिलेशंस हैं जो चाइना और पाकिस्तान के साथ वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करे जाएं, जिससे कि हम एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेके डेवलपमेंट कर सकें अपना, और एक अपना जो एजेंडा है उसे सेट कर सकें। चलता हूँ अगले एडिटोरियल में। यहाँ पे बात की जा रही है कोविड और हेल्थ केयर के बारे में कि ये GS2 सोशल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसके बारे में आप एक आइडिया रख सकते हैं। इस समय आप देखेंगे तो बहुत सारे देश एशिया और यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने कोविड-19 को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन यही चीज़ इंडिया, ब्राज़ील और US के साथ में नहीं है, क्योंकि यही टॉप इस समय 3 देश हैं जो कि इस पैंडमिक को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे जो ये 3 देश हैं, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पहली चीज़ तो पॉपुलेशन देखने को मिलता है, फेडरल नेचर देखने को मिलता है, डाइवर्स डेमोक्रेटिक लाइन्स इसमें काम करता है। इसमें आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरिक इनइक्वालिटीज़ हैं, और स्पेशली इन हेल्थ केयर, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा US और ब्राज़ील का बोला जा रहा है कि एक फ्रजाइल है, कि काफ़ी ज़्यादा इसमें एक लूप होल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है वो लैक करती है। आप देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कंट्रीज़ जैसे कि US, ब्राज़ील और इंडिया के में, कि काफ़ी ज़्यादा 3 मेंशन्ड कंट्रीज़ लैक यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हमारे 3 देशों में ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर लैक करती है ट्रू सेंस में। आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे हो गए आप फ्रांस, इटली और दूसरे देश जो यूरोपियन देश हैं, वहाँ पे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिस वजह से लोगों को अपनी जेब से पैसा कम खर्च करना पड़ता है हेल्थ के ऊपर, जिस वजह से उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में एक अटेंटिव होते हैं, और जब जैसे मान लीजिए किसी को कोविड होता भी है वहाँ पे, तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जो आप देखेंगे
ये कोई एक इट इज़ नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिकली फाइनेंस्ड हेल्थ केयर सिस्टम बट अ सिस्टम दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड कैन रिलाई ऑन। मतलब किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से क्यों ना हो, सबको प्रॉपर हेल्थ इंश्योर की जा सके, राइट टू हेल्थ हो, ये सारी चीज़ बोली जा रही है। क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे जो प्राइवेट हेल्थ है वहाँ पे प्राइवेट जो सेक्टर से वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लोगों से चूसते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। लोगों की तबीयत ठीक हो ना हो उन्हें प्रॉफिट चाहिए, लोगों की जान बचे ना बचे उनको प्रॉफिट चाहिए। तो इस जब सिस्टम में सारा जो सेक्टर हेल्थ सेक्टर काम करने लगता है तो लोगों की जो एक लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं ऑल्टर होती हुई नज़र आती है। अगर आप देखेंगे ऐसा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम है ये इंडिया में नहीं है, जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारी वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की तरफ जाती है। आप देखेंगे इंडियन स्कीम में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हेल्थ पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता है, जिस वजह से हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लोगों को नहीं मिलता है। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके, गरीबी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है कि लोग पॉवर्टी में गरीबी पे पहुंच जाते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, किसी को मान लीजिए कैंसर हो जाता है तो कैंसर के इलाज में उसका इतना पैसा खर्च होता है कि उस इलाज कराने के लिए वो अपना सारा खेत सारी ज़मीन सब कुछ बेच के इस अपने जो पेशेंट है उसका इलाज करवाता है और आखिरी में वो भी उसकी जान भी गंवा देता है। तो इस वजह से अब इस इंसान को बचाने के लिए पूरी उसकी जो बैकग्राउंड था, जो पूरा उसका घर द्वार सब कुछ उसने बेच के उसमें लगाया, तो वो तो ज़ीरो लेवल पहुंच गया ना। पॉवर्टी मतलब गरीबी आ गई, खाने के वांदे पड़ गए, जिस वजह से आगे उसको फिर और कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाती है और फिर वो भीख मांगने तक पे मजबूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहीं पे हमारी सरकार प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम दे, प्रॉपर जो जिस पेशेंट को कैंसर हुआ था इसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलती, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम मिलता, तो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो सेफ़ रह सकता था, उसके जो बीवी बच्चे हैं वो सेफ़ रह सकते थे और वो आगे अपना एटलीस्ट फ्यूचर इंश्योर करके चल सकते थे। प्रॉपर इंश्योरेंस अगर मिला होता तो और ज़्यादा उसको हेल्प मिलती। लेकिन ये सब इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम होना चाहिए। मतलब ओवरऑल होलिस्टिक जो हमें हेल्थ पे ध्यान देनी है कि हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए चलना है। लेकिन आप देखेंगे जो प्राइवेट हेल्थ केयर जो है इंडिया के अंदर एक अच्छी चीज़ है बस यही कि प्राइवेट हेल्थ केयर इंडिया की जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं। इवन जो हमारे नेबर्स हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से, ये भी काफ़ी लोग इलाज कराने आते हैं। जो हमारा पर कैपिटा इनकम इंडिया का है वो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी जो इंडिया पैंडमिक को कंट्रोल करने में इसलिए भी काबू नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, आईसीयूज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है जो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है। आप देखेंगे इंडिया के अंदर लगभग 1500 लोगों में लगभग अप्रॉक्स 1500 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हर 1000 लोगों पे एटलीस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं इंश्योर करी जाएंगी तब तक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं इंश्योर किया जा पाएगा। आप देखेंगे जो कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती, कोई भी अगर मान लीजिए पेशेंट मर जाता है, उसको खाना नहीं मिलता कुछ, तो उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। ये चीज़ बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह लागू होता है, जिस वजह से आप देखेंगे हमारा जो सिस्टम है हेल्थ केयर वो काफ़ी ज़्यादा अब डिक्लाइन होता हुआ और जा रहा है। लेकिन अभी जब हमारी ये पैंडमिक चल रहा है कोविड-19 का, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपना जो हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करें। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से सीखें, जो उन्होंने अपने लूप होल्स को कैसे एड्रेस करके आज उन्होंने इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम बना लिया है अपना, वो सारी चीज़ें सीखें। हमें अपना जीडीपी का ज़्यादा पैसा हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के लोगों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि वो आगे चल के फ्यूचर में हमारी इकॉनमी के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो
तो ये था टोटल कोविड एंड हेल्थ केयर का एडिटोरियल। अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फेसबुक पेज के दे सकते हैं। वहाँ पे आप जाइए, उस पर अपना आंसर लिखिए और वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड बिकेम अ नेट इम्पोर्टर। इंडिया हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। कमेंट। भारत भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है और शुद्ध निर्यातक बन गया है। भारत को वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। मतलब क्या है कि आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन, लाल बहादुर शास्त्री के समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे देश में जो खाने के, जब आज़ाद हुआ, खाने के काफ़ी ज़्यादा वांदे थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन जो हमारी जो आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम था वो इतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं था कि सभी को फीड कर सके, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा भुखमरी देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले, जिसकी वजह से हमें अमेरिका से गेहूं तक मांगना पड़ा। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाए लाल बहादुर शास्त्री, तो उसके बाद हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब और यूपी की जो बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी अच्छा हेल्थ सिस्टम बना। हमारे जो वीट हो गया, राइस हो गया, इसकी सेल्फ सफिशिएंसी से आज की डेट में हमें किसी से भी आत्म फूड लेने की, राइस और गेहूं लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से हम अपनी कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो अपने लोगों को तो एटलीस्ट फीड कर ही सकते हैं। ज़्यादा कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बस टेक्नोलॉजी अगर हम और ला सकें अपने देश में, तो एग्रीकल्चर को और नए लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो इसी बारे में ये पूरा लेक्चर है, एडिटोरियल है, इसमें आप देखेंगे मैं कैसे आपको समझाता हूँ। आप देखिए, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप पॉइंट्स ले सकते हैं और अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, जो 55% जो इंडिया के लोग हैं वो 15% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के लिए, जो कि आता है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े एक्टिविटीज़ से। तो आप समझ सकते हैं कितना, मतलब हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या काम करती है एग्रीकल्चर का, खेती किसानी का काम करती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो 15% का नंबर देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आता है, क्योंकि ये 50% लोग, जब 50% से ज़्यादा लोग हमारे देश की जनसंख्या का एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, किसानी खेती में लगे हुए हैं, तो उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा हुआ होता नज़र आना चाहिए। कम से कम 40% अगर ये कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी जो जीडीपी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी इकॉनमी उससे बूस्ट होगी। तो यही सारे बारे में बात करूँगा मैं आपसे आगे। कोविड क्राइसिस जो है, इसने हमारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो एक्सपोज करके रख दी है, फार्म सेक्टर की, फार्म सप्लाई चेन की और डिपेंडेंस ऑन मंडीज़ की। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे किसान हैं उनकी जो फसल है बहुत सारी जगहों पे ख़राब हो रही है, मंडी तक फसल पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगी है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगी है, इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगी है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने हालांकि बोला है कि वो पैकेज लेके आएंगे फार्मर्स के लिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, जैसे कि जो चेंजेस किए जाएंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं? एसेंशियल कमोडिटीज़ वो होती हैं जिनके जो सबसे ज़्यादा कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन वो चीज़ बंद नहीं होगी। मतलब जैसे आप हेल्थ केयर के लिए देख लें, जैसे आप मेडिकल स्टोर देख लें, फॉर एग्जांपल मेडिसिन आप कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप मेडिसिन पे रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि मेडिसिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ। अगर मेडिसिन मान लो किसी क्रिटिकल पेशेंट को नहीं मिलेगी तो फिर वो बचेगा कैसे, उसका इलाज कैसे होगा। उसी तरीके आप देखेंगे कि जो फूड आइटम्स हो गए ये भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए जूते की दुकान है या फिर कोई कपड़े की दुकान है, इनके बगैर काम चल सकता है, लेकिन इन खाना और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल वगैरह, ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इनके बगैर काम नहीं चलता है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत इनको लाया जाता है। इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक खेत है, यहाँ पे पास में एक आटा मिल लगी हुई है, उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई आपके पास जितना भी 10 कुंटल 15 कुंटल आटा होगा तो वो गेहूँ होगा,
वो गेहूँ हम डायरेक्ट प्रोक्योर कर लेंगे, खरीद लेंगे, और इसके बदले आपको अगर कुछ पैसा चाहिए एडवांस में तो एडवांस में भी दे देंगे। मान लीजिए कुछ आपकी फसल ख़राब हो जाती है तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस करवा देंगे। आपको ये फसल यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, हम अपना ट्रैक्टर भेजेंगे, ट्रक भेजेंगे, एक बार में ही सारा माल उठा लेंगे। तो बेसिकली ये मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क लाने की बात की जा रही है। बहुत सारे आइडियाज़ दिए जा रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए, जैसे कि हमें अब प्लान्ड प्रोडक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। मतलब प्लान्ड वे, मतलब मान लीजिए एक हमारे पास खेत है, उसमें क्या बोना है, मान लीजिए खरीफ में क्या बोना है, रबी में क्या बोना है, या फिर दूसरे जो टाइम में जो फसल है वो कौन सी फसल किस टाइम पे लगानी है और सबसे ज़्यादा उससे प्रॉफिट निकाल के चलना है। ये सारी बात की जा रही है कैसे हमें अपने प्लानिंग के साथ चलना है। और प्लानिंग हमेशा काम करती है। अगर आप चीज़ों को प्लान करके चलेंगे, चाहे फिर वो आपकी बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ हो या फिर किसी भी दूसरी चीज़ में, प्लान्ड जो तरीका होता है उसमें हमेशा आदमी सक्सेस ही होता है। आप देखेंगे करंट मॉडल इंडिया का जो है उसमें फार्मर जो प्रोड्यूस करता है वो अपने हिसाब से जो भी उसका मन हुआ, मान लीजिए गेहूँ प्रोड्यूस करना है वो गेहूँ प्रोड्यूस कर लिया, चावल प्रोड्यूस करना है चावल कर लिया, या फिर खेत में खरबूजे लगाने हैं या फिर जो भी दूसरे सब्जी की फसल लगानी है लगा ली अपने हिसाब से जैसी उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये प्लान्ड होगा तो और अच्छा होगा। जैसे कि आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखेंगे अमेरिका हो गया, अमेरिका में कितने बड़े बड़े फार्म होते हैं, कितने बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे ये फार्मिंग करी जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ह्यूज आउटपुट देखने को मिलता है, अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। आप अर्जेंटीना में देखिए, अर्जेंटीना में बड़े बड़े पैम्पास, जो बड़े बड़े जो ग्रास लैंड्स होते हैं वहाँ पे खेती करी जाती है। और ह्यूज डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो एक पूरा मेज़ जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं। बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़ी बड़ी खेती, बहुत बड़े बड़े मशीन लगी होती हैं जिनसे खेती करी जाती है, जिससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी बात है प्लान्ड वे से अगर हम काम करेंगे तो काफ़ी अच्छे आउटपुट्स मिलेंगे और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इकोनॉमी में और कायदे से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे पाएगा। तो ऐसे ही हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपना जो एग्रीकल्चर है उसे काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करें। हमें चाहिए कि हम जो अपनी जो प्लान्ड प्रोडक्शन है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही प्लानिंग करें। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वो अपनी सेल्स को और ऑपरेशन प्लानिंग को कायदे से चलाए, जिससे कि आप देखें कल्टिवेटेड एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स हैं उन पे एक प्रॉपर एस्टीमेट रखा जा सके और उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जा सके। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेट करे, वो फार्मर्स को पढ़ाए लिखाए, उनके नए नए जो क्रॉपिंग टेक्निक्स हैं, जो खेती करने के नए नए तरीके हैं वो बताए फ्री में। और उसके बाद जो चाहिए कि जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खेती के सामान, जैसे आप देखेंगे खेती की चीज़ें, जैसे जो ट्रैक्टर्स हो गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर जो आप देखेंगे जो इंजन्स होते हैं जो जिनके आप बोलते हैं ट्यूबवेल, वो ट्यूबवेल्स जो हो गए, या और दूसरे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी, ये सारे जो इनके जो प्राइस है उसको कहीं ना कहीं स्टेबल करने की ज़रूरत है। फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छी करेंगे, अच्छी फार्मिंग होगी तो उनकी जो इनकम है ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई नज़र आएगी। वेस्ट जो है ये घटाने की ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे पंजाब में हर साल पराली जला दी जाती है जिस वजह से पूरा दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाता है। ये सारे जो पोल्यूशन अगर घटेगा, इससे एनर्जी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इससे हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक सस्टेनेबल काम हो सकेगा। न्यूट्रिएंट एनहांसमेंट की ज़रूरत है सॉइल हेल्थ कार्ड से। आप देखेंगे जो हमारे देश का जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गया है, लगभग 4.7 2.3:1 से बढ़ के ये 6.6 2.6:1 पे जा चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं। और इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे इससे हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो ख़राब होती है। जो क्रॉप है, जो क्रॉप का रिस्पांस रेशियो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आता है। जो सरफेस वाटर है, जो हमारे जो पानी है ज़मीन के अंदर, वो कहीं ना कहीं पोल्यूट होता हुआ नज़र आता है, जिस वजह से आप देखेंगे आप सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था और इससे कहीं ना कहीं सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करने की बात की गई थी। और जैसी जो भी खेत में जैसी डिमांड हो, जिस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा डिमांड हो, उस न्यूट्रिएंट की ही आप वहाँ पे सप्लाई करिए, जिससे कि एक प्रॉपर बैलेंस NPK रेशियो बना रहे, जिससे कि आपकी जो फसल है वो अच्छी फसल देखने को मिले।
लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतने कायदे से नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो आप देखेंगे हमारे किसान काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, कंटिन्यूड पुश ऑन यूरिया सब्सिडी, ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है। डिजिटल अडॉप्टेशन चाहिए, हमारी फार्मर जो हैं वो डिजिटली अपनी जो डिजिटाइज़ करें अपनी एग्रीकल्चर, पूरी जो सिस्टम है उसको डिजिटाइज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा उनका एग्रीकल्चर सिस्टम नज़र आएगा। उनको प्रॉपर अगर मानसून की जानकारी मिलेगी, प्रॉपर जो भी डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी जानकारी मिलेगी, प्रॉपर सारी चीज़ें अगर मिलेंगी तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी कि वो अपनी एग्रीकल्चर को और अच्छे लेवल पे ले जा सकें। एरियल सीडिंग आप बोल सकते हैं, जो बड़े बड़े अगर किसान हैं वो अपनी खेतों में एरियल सीडिंग करें और उसके बाद उसको सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज़ करें। यही सब बात की जा रही है कि कैसे डिजिटाइज़ किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए जिससे कि उनकी क्रॉप इंश्योर्ड रह सके। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं फ्यूचर मार्केट में उनको कैसे फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करी जाएंगी जिससे कि प्रोक्योरमेंट आसानी से किसानों से जो माल है वो आसानी से ज़्यादा अच्छे से ख़रीदा जा सके। एग्रीगेट और इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किए जा सके जिससे कि फ्यूचर ट्रेड में प्रॉब्लम ना देखने को मिले। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से होती हुई नज़र आएंगी। रोबस्ट सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि जो हाई पोस्ट हार्वेस्ट है वो कम किया जा सके, जो कि आप देखेंगे 10 से 18% लाने की ज़रूरत है। जो आप देखेंगे एनकरेज करें प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए जिससे कि एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हमारी इकॉनमी भी अच्छी लेवल पे जाती हुई नज़र आएगी। रिटेलिंग अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इंडिया को चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग रेट्स, रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट ह्यूज अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल प्लेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसमें अगर हम प्रॉपरली जो इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपनी जो स्कीम्स हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर की हेल्प से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंश्योर करी जा सकेगी। एक मोमेंटम अचीव करेगा नेशन जिससे कि हमारा जो हमारी इकॉनमी है वो रिवाइव होती हुई नज़र आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ करना चाहिए फार्मर की इनकम में। फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी भी रिवाइव करेगी और इससे हेल्प मिलेगी। हम जो फूड सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ हैं उनको ओवरकम कर सकेंगे। कंट्री की जो पॉपुलेशन जिस लेवल पे बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें थी रिवाइविंग एग्रीकल्चर की। यहाँ पे बात की जा रही है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल लेट से कि जैसे एक कोई कोल फील्ड है जहाँ पे कोल इकट्ठा होना है, मान लीजिए ये एरिया है यहाँ पे कोल निकाला जाना है। अब इस कोल निकालने के लिए प्रॉपरली क्या निकालने से पहले इसकी एक प्रॉपरली एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें ये देखा जाता है कितना नुकसान होगा हमारे एनवायरनमेंट को, कितना नुकसान होगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को, कितना नुकसान होगा हमारे फ्लोरा को, कितना नुकसान होगा हमारे फाउना को। ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ये बोला जाता है, अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ भाई अब आप इसका इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो माइनिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको ये चीज़ें ये प्लांट लगाने होंगे, ये चीज़ें करनी होंगी जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट के साथ वो एक सस्टेनेबिलिटी एक बनी रहे, जिससे कि वो मान लीजिए जब आप माइनिंग करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे पेड़ काटेंगे, बहुत सारे जंगल के जो जानवर होंगे, जंगली जानवर वो मर जाएंगे, उनका घर जो है वो नष्ट हो जाएगा, जिस वजह से आप देखेंगे जो एक बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारे देश में जो भी वो फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही इम्पैक्ट असेसमेंट अगर पहले से कर लिया जाए और वहाँ पे तभी परमिशन दी जाए जब ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ पे मिनिमम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़े, हमारा एनवायरनमेंट कम से कम ख़राब हो। और बाद में हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, वो सारी चीज़ें। अभी आप देखेंगे एक ऐसा इशू देखने को मिला
कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया नाम की ये एक संस्था है जिसमें यंग एनवायरमेंटल कैंपेनर्स काम करते हैं। इनके ऊपर UAPA लगा दिया गया, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो आप सोचिए इनका बेचारों का सिर्फ क्राइम क्या था, इन्होंने बहुत सारी ईमेल्स भेजी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट प्रकाश जावड़ेकर को कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 को फिर से रीअसेस किया जाए, अच्छे से असेस किया जाए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रह सके। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्ट UAPA लगा के उनकी आवाज़ को लगाम लगा दिया गया। हालांकि बाद में वो हटा भी दिया गया और ये बोला गया कि वो क्लरिकल एरर थी। लेकिन आप सोचिए कि अगली बार से नेक्स्ट टाइम ये जो यंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये क्या दोबारा ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएँ। तो आप देखिए कि हमारे देश में कितना ज़्यादा अभी बहुत बड़े बड़े कोल आवंटन हुए, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जिनको अप्रूवल दे दिया गया बिना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के। तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। आप देखेंगे एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अगर कुछ कंपोनेंट आप देखेंगे तो स्क्रीनिंग मतलब प्रॉपरली किसी भी जब प्रोजेक्ट आए तो उसकी स्क्रीनिंग करी जाए, देखा जाए कि क्या क्या कुछ वो वहाँ पे चीज़ें होंगी, क्या क्या कैसे नुकसान वो होगा, स्कोपिंग। उसके बाद देखेंगे जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, क्या कुछ अल्टरनेटिव देखे जा सकते हैं। मान लीजिए वहाँ से जब कोल माइनिंग होगी तो वहाँ के जो जानवर, जीव जंतु, पेड़ हैं उनका क्या अल्टरनेटिव उनको दिया जा सकता है। उनकी जगह पे कहीं और वो एक फॉरेस्ट लगाया जाए जिससे कि जो ग्रीन कवर है वो मेंटेन रखा जा सके। उसी तरीके आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और IIA रिपोर्ट। उसके बाद आप देखेंगे रिव्यू ऑफ एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, कंप्लायंस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपोनेंट है एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, काफ़ी इसेंशियल चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों तभी मेंटेन करी जा सकती हैं जब एक जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे ही किसी को सिर्फ इकॉनमी की वजह से कि हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल स्टेज में है, इस वजह से आप किसी को ये अलाउ कर दें कि हाँ भाई आप ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लीजिए बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पोवर्टी होगी, पावर क्राइसिस नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ये जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें हैं ये सारी बढ़ती हुई नज़र आएंगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स ये बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि हमारे देश की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से रीअसेस करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स के लिए कस्तूरी रंगम कमेटी आई जो थी रिपोर्ट में, उसमें बोला गया कि वहाँ पे सारे जो माइनिंग है उस पर बैन लगा दी जाए। सब वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ पे बैन लगा दिया जाए, जिससे कि हमारे जो वेस्टर्न घाट्स की जो फ्रजाइल एक इकोसिस्टम जोन है उसे बचाया जा सके। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर, पौधे थे जिनको की नुकसान पहुंचता, लेकिन अब जब ये इम्प्लीमेंट किया सरकार ने तो उनको काफ़ी एक सेफ लेवल पे पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से समझ सकते हैं। मैंने आपको पूरा एक इसका ओवरव्यू दिया है। आई होप यू गेट ऑल दिस and I hope you all enjoyed this video a lot. Thanks a lot for watching this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी इशू आपको नज़र आ रहा है मेरे समझाने में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है आपको। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर की पूरी PDF स्लाइड चाहिए, IS सूत्रा चैनल टेलीग्राम से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद।